दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष 7 फरवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण सवालों को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर के सवाल हमारी परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए डेली करंट अफेयर देखने की आदत आप बना डालिए। आइए सवाल आपको दिखाता हूं और सवाल से संबंधित और भी बहुत सारे तथ्यों को मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है कि किसने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया। जी हां दोस्तों, आईसीसी के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है और अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 दोस्तों ये किस देश ने जीता है? करा इंग्लैंड ने जीता है? नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, ये जीता है दोस्तों भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। अच्छा, सवाल ये आता दोस्तों कि इसका आयोजन कहां पे किया गया। ठीक है, इसका आयोजन कहां पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ दोस्तों जिम्बाब्वे में। कहां पे हुआ दोस्तों? जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे में इसका आयोजन हुआ है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। ठीक है, तो इसका आयोजन दोस्तों यहां पे हुआ। इस बार के प्रमुख आयोजनकर्ता में दोस्तों कौन कौन, मतलब एक तरह से प्रमुख आयोजनकर्ता कौन कौन था दोस्तों? तो आयोजनकर्ता में 2 देशों का नाम आता है। एक देश था दोस्तों जिम्बाब्वे और दूसरा देश है नामीबिया। ठीक है, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है, नामीबिया ये दूसरा देश है, नामीबिया। ठीक है, नामीबिया। ठीक है, नामीबिया। अच्छा, नामीबिया की राजधानी कहां दोस्तों? तो जिस तरह से जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है उसी तरह से इसका याद रखेगा विंड हाक। ठीक है, इसकी राजधानी कहां पर दोस्तों? तो विंड हाक इसकी राजधानी है। ये तो कुछ बेसिक सवाल मैंने बताया। अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भैया जीता किसने? ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, कि ये गेम जीता किसने? तो हमने पढ़ा कि जीता भारत ने। तो अगला सवाल ये आता है कि हारा कौन? ठीक है, अगर भारत ने जीता तो भारत ने हराया किसको? ठीक है, तो क्या आप सभी जानते हैं कि भारत ने किसको हराया? जी हां, भारत ने इंग्लैंड को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। तो यहां पर भारत ने किसे हराया? तो याद रखेगा भारत ने इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, इतना सवाल। और इस बार भारत जो ये खिताब जीत रहा है दोस्तों, ये जो गेम जीता है ये 6ठी बार जीता है। इस पॉइंट को भी आप यहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा, एक से बढ़कर एक पॉइंट है। ठीक है, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है दोस्तों, वर्ल्ड कप, ठीक है, ये 6वीं बार। ठीक है, भारत जो है 6वीं बार भारत ने जीता। ठीक है, 6वीं बार भारत ने जीता है। यह भी एक अच्छा सा पॉइंट आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, कि भारत जो है कितने बार इस गेम को जीत चुका है। तो ये चीजें दोस्तों आप याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेगा, प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो वैभव सूर्यवंशी को दिया गया। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच के लिए किसे चुना गया? तो वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी को दोस्तों क्या दिया गया? प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच। ठीक है, सबसे ज्यादा रन भी इन्होंने बनाया, सबसे ज्यादा शतक भी इन्होंने बनाया। ठीक है, और शतक में और सबसे ज्यादा छक्के भी इन्होंने लगाया था। प्लेयर ऑफ द मैच। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच भी याद रखेगा। अच्छा, इनको 2 खिताब मिला है। वैभव सूर्यवंशी को अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए 2 खिताब मिला है, एक प्लेयर ऑफ द मैच का भी मिला है और एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी मिला है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अच्छा, जो बच्चा मैच वगैरह नहीं देखता होगा उसे ये नहीं पता होगा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान कौन था। नाम बता सकते हैं आप? कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने अच्छा जरूर खेला लेकिन ये कप्तान नहीं थे। कप्तान थे आयुष मात्रे। क्या नाम था? आयुष मात्रे। और संजोग देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में मतलब जब से कप्तानी आयुष मात्रे ने लिया, एक सिंगल मैच भी भारत नहीं हारा है। ये कितना बड़ा फैक्ट है। यहां से भी तो सवाल बन सकता है, कदम कदम पे सवाल बन सकते हैं। केवल ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि आप ये पढ़ लो कि भारत ने जीता, किसे हराया? इंग्लैंड को हराया। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए किसे चुना गया? वैभव सूर्यवंशी को चुना गया। कप्तान कौन है दोस्तों? तो आयुष मात्रे याद रखेंगे। ठीक है, आयुष मात्रे की कप्तानी में भारत एक मैच भी नहीं हारा। ठीक है, नाम क्या है? आयुष म्हात्रे। ठीक है, आयुष म्हात्रे। ठीक है, ये कौन दोस्तों? ये कप्तान थे। ठीक है, ये कप्तान थे और इस पूरे टूर्नामेंट में भारत एक भी मैच नहीं हारा। ठीक है, एक भी मैच नहीं हारा। यह भी दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है भाई। हाँ, एक सिंगल मैच नहीं हारा, ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है। तो जब इतना चीज आप पढ़ेंगे
तब समझिए कि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। और हर सवाल में इतना नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन जहां इंपॉर्टेंट है वहां तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं इसका। आगे देखिए, करा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को स्थिर रखा है, वर्तमान में रेपो रेट क्या है? मैं केवल उत्तर बता दूं और आप रट लो, मेरी क्लास वैसी नहीं है। सुनो, पहले रेपो रेट होता क्या है पहले ये समझो, ठीक है। रेपो दर दोस्तों किसे कहते हैं ये समझो पहले। रेपो दर वर्तमान में दोस्तों जो पहले था वो अभी भी है, तो 5.25 ये पहले भी था, 5.25% अभी भी है। ये लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था 2025 में, तब से ही पड़ा हुआ है। इस बार उसको स्थिर रखा गया। देखिए कह रहा है ना कि इस दर को क्या रखा गया है, स्थिर रखा गया, चेंज नहीं हुआ है। तो रेपो दर जो दोस्तों वो वर्तमान में कितनी है, तो याद रखेगा 5.25% ये है। लेकिन रेपो दर कहते किसे हैं, तो एक आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, वह दर जिस पर आरबीआई ठीक है, जिस पर आरबीआई वह दर जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, ऋण देता है, उसी दर को दोस्तों क्या कहा जाता है, उसी दर को कहा जाता है रेपो रेट। यानी भाई बहुत सारे बैंक है, हम कह रहे हैं कोई भी बैंक हो, वाणिज्यिक बैंक है, चाहे स्टेट बैंक हो, पीएनबी हो, कोई भी बैंक हो, इनको भी तो पैसा चाहिए होता है। तो आरबीआई से पैसा लेते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, जिस दर पर आरबीआई पैसा देगी उसी को क्या कहा जाएगा, रेपो रेट। एक आप पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, लगे हाथ ये भी आप पढ़ लीजिए, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें आपको कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। रिवर्स रेपो दर क्या होता है ये समझिए, ठीक है। तो रिवर्स रेपो दर में क्या होता है, वह दर जिस पर ठीक है, जिस पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपना जिस पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपना या अपनी मुद्रा, ठीक है, मुद्रा या धन आरबीआई के पास रखा जाता है। जैसे किसी बैंक के पास कोई एक्सेस अमाउंट है, ज्यादा पैसा पड़ा है, उसके पास 200 करोड़ रुपए पड़ा है। अब बैंक सोच रहा है 200 करोड़ रुपए मैं अपने पास रख के क्या करूंगा, ये 200 करोड़ रुपए मैं आरबीआई के पास रख देता हूं। तो बैंक ऐसा भी कर सकता है, ये रिवर्स रेपो रेट है और ये अभी है दोस्तों 3.35%, ठीक है। रिवर्स रेपो दर कितना है, 3.35%। ये वर्तमान में क्या है दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। एक तरफ आरबीआई बैंकों को देता है, दूसरी तरफ बैंक आरबीआई को देते हैं। बैंक अपना पैसा अल्पकाल के लिए आरबीआई के पास रख लेते हैं, ये वो चीजें, ठीक है। बहुत बार आपको कंफ्यूजन होगा इस चीज में, अलग अलग किताबें हो सकता है अलग अलग तरीके की भाषा में लिखा हो, लेकिन कुल मिला जुला करके ये परसेंटेज आपके लिए जानना जरूरी है और ये क्या है ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी। मुझे लगता है आपको आसान भाषा में अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि 6वीं बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप, ठीक है, 6वीं बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप 2026 हाल ही में ये कहां पे शुरू हुआ दोस्तों, करा श्रीलंका में नहीं, क्या बांग्लादेश में नहीं, भारत में भी नहीं, यह चीन में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल यही बन जाता दोस्तों कि इसका आयोजन कहां पे हो रहा है। तो चलिए आयोजन आपने पढ़ ही लिया कि इसका आयोजन चीन में हो रहा है। कहां पे हो रहा है, चीन में। जैसे मान लीजिए मैं अगर भारत कहता तो आप पूछते ना कि भारत में कहां पर, उसी तरह अगर सवाल आ रहा है कि चीन में, तो चीन में कहां पर हो रहा है दोस्तों, तो एक जगह है किंगदाओ। क्या नाम है दोस्तों, एक जगह है किंगदाओ, ठीक है, किंगदाओ, ठीक है, किंगदाओ में इसका आयोजन किया जा रहा है। किंगदाओ दोस्तों ये चीन में पड़ता है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसमें हिस्सा कौन कौन लेगा, एक दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह भी है कि इस गेम में दोस्तों हिस्सा कौन कौन लेने वाला है, ठीक है, हिस्सा। तो एक बात यहां पे याद रखेगा, इसमें हर कोई हिस्सा नहीं लेता है, याद रखेगा सिर्फ एशियाई देशों के, सिर्फ एशियाई देशों के पुरुष एवं महिला टीम, ठीक है, पुरुष एवं
महिला टीम ही दोस्तों इस गेम में हिस्सा लेती। क्यों? यहां साफ साफ लिखा दोस्तों क्या, एशिया चैंपियनशिप है, तो केवल एशिया के देश इसमें हिस्सा ले सकते हैं, इसमें हर कोई हिस्सा नहीं लेता। हां, यह अलग बात है कि इसमें पुरुष भी हिस्सा लेते हैं और इसमें महिला टीम भी हिस्सा लेती है, अपनी जगह है। अच्छा, भारत से भी लोग गए होंगे। भारत से जो लोग गए हैं, सवाल ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो भारत से गए, मान लीजिए जो भारत से पुरुष टीम गई है और जो भारत से महिला टीम गई है, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व दोस्तों कौन कर रहा है? पुरुष टीम का प्रतिनिधित्व ये कौन कर रहा है? क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है यही कुछ जीते, ठीक है। तो इनका नाम है दोस्तों लक्ष्य सेन, ठीक है। बैडमिंटन से संबंधित एक खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, इनका नाम याद रखेंगे, और सात्विक चिराग का नाम याद रखेंगे, ठीक है। सात्विक चिराग, ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। भारतीय टीम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से महिला टीम को भी कोई रिप्रेजेंट करता होगा, उनका नाम है तन्वी शर्मा। क्या नाम है दोस्तों? महिला टीम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस तरह से पुरुष टीम की बात हुई, इसी तरह से महिला टीम की बात हो रही है कि महिला टीम का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो याद रखेगा तन्वी शर्मा कर रही है। कौन कर रहे हैं? तो याद रखेंगे तन्वी। अच्छा, इसमें भी दो लोग हैं दोस्तों, तन्वी शर्मा, ये मुख्य हैं। जिस तरह से लक्ष्य सेन इंपॉर्टेंट थे, उसी तन्वी शर्मा है। और दूसरा नाम है उन्नति हुड्डा। क्या नाम है दोस्तों? उन्नति हुड्डा, ठीक है। उन्नति हुड्डा, ये आप याद रखेंगे। ये लोग बैडमिंटन प्लेयर हैं और ये महिला टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। चाइना जा रही हैं, किंगदाओ में जाकर के ये हिस्सा लेंगे। छठे बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप जो हो रहा है, इसमें दोस्तों हिस्सा लेने जा रही हैं। तो चलिए, अब गेम स्टार्ट हो रहा है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन विजेता बनता है, कौन उप विजेता बनता है, वो तो बाद की बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। करा हाल ही में परीक्षा पर चर्चा ये कार्यक्रम हुआ, ठीक है। तो ये कार्यक्रम का कौन सा संस्करण इस बार हुआ, ठीक है। अब संस्करण समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा पहली बार आयोजन, ठीक है, कि इसका पहली बार आयोजन कब हुआ था, पहले ये आपको जानना पड़ेगा। तो पहली बार आयोजन हुआ था वर्ष 2018 में, और 18 से आप जोड़ लीजिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9वीं बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस बार दोस्तों? कौन सा संस्करण है? तो याद रखेगा इस बार ये हमारा 9वां संस्करण है परीक्षा पे चर्चा का, जो मोदी जी ने इस कार्यक्रम को शुरुआत किया था। तो पहली बार आयोजन दोस्तों याद रखेंगे ये फरवरी 2018 में हुआ था। तिथि मत पूछ लीजिएगा, ठीक है। फरवरी 2018 याद है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फरवरी 2018 में पहली बार हुआ था, ठीक है। और इस बार क्या दोस्तों? इस बार क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9वां संस्करण, ठीक है। इसका 9वां संस्करण जो है दोस्तों इस बार हुआ है, ठीक है। और ये है आपके 2026 में हो रहा है 9वां संस्करण, ठीक है। फरवरी में ही जब बोर्ड परीक्षा आता है दोस्तों, तभी इसका आयोजन होता है। अच्छा, पहली बार जब हुआ था तब इसका आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया था? उस समय इसका आयोजन किया गया था ताल कटोरा स्टेडियम में। कहां पर? ताल कटोरा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और ये स्टेडियम कहां पे दोस्तों? ये स्टेडियम आपके नई दिल्ली में स्थित है। और इस बार वाला दोस्तों जो 9वां संस्करण है 2026 वाला, ये कहां किया गया? तो ये पीएम हाउस में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। कहां पर? पीएम हाउस में आयोजन, ठीक है। इसका आयोजन कहां पे हुआ दोस्तों? तो ये पीएम हाउस में इसका आयोजन किया गया है। इतनी बात आप याद रखेंगे, बस इतना दोस्तों काफी है। और क्यों ये किया जाता है, इसका आयोजन मोदी जी क्यों करते हैं? देखिए, बोर्ड परीक्षा का समय रहता है, ऐसे में बच्चों को एक दिशा देने के लिए, उनको मेंटली रूप से और जो है अच्छा बनाने के लिए और तैयार होने के लिए ये परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम होता है। तो इसे दोस्तों आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? जहां कम बातें जानी वहां कम जानिए, जहां ज्यादा जाननी वहां ज्यादा जानिए, यही तो नियम है, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू, ठीक है। तो ये जो गेम हो रहा था दोस्तों, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है। राष्ट्रीय भारोत्तोलन थोड़ा आगे पीछे कर लें, नहीं तो ये हैंग कर रहा है, ठीक है। भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है, चैंपियनशिप ये जो हो रहा है 2026 में, याद रखेंगे इस गेम में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। अब मीराबाई चानू के बारे में कुछ बातें और आप याद रखेंगे। मीराबाई चानू, ठीक है। और मीराबाई चानू ने क्या जीता दोस्तों? याद रखेंगे इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है। इन्होंने जीता स्वर्ण पदक।
और केवल इतने से काम नहीं चलेगा, रुकिए एक मिनट, रजत और कांस्य जवाब मत दीजिएगा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक सवाल और आजकल परीक्षा में पूछने लगा है कि वेट लिफ्टिंग तो दोस्तों बहुत प्रकार के होते हैं, तो कितने किलोग्राम की वेट लिफ्टिंग में इनको गोल्ड मेडल मिला है? तो याद रखेगा 48 किलोग्राम। मैंने देखा पिछले कुछ एग्जाम में ऐसा सवाल आया था, उलट करके पूछा था, तो यहां पर याद रखेंगे 48 किलोग्राम, ठीक है। ये 48 किलोग्राम में यह जो है गेम चल रहा था, याद रखेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे छूट गया है, इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है? आपको भरोसा नहीं होगा, इसका आयोजन हुआ है मोदी नगर में। अब मोदी नगर पता कहां है? मोदी नगर आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाँ, इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है? इसका आयोजन राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन ये मोदी नगर में हुआ, और मोदी नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। अच्छा, यहां पर कुछ रिकॉर्ड ब्रेक हुआ दोस्तों। अब उस रिकॉर्ड ब्रेक में दो चीजें आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मीराबाई चानू ने अपना ही रिकॉर्ड दोस्तों ब्रेक कर दिया। वो दो चीजें में आप याद रखेगा। एक है स्नैच इवेंट। क्या है दोस्तों? स्नैच इवेंट। विश्वास कीजिए, जब ये सवाल मेरे पास आया ना, मैं सोचा यार स्नैच इवेंट होता क्या है। मैं ना कोई चीज ये सोच के नहीं पढ़ाता कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मैं ये सोचकर पढ़ता हूं कि मुझे भी जानना है कि जैसे मुझे मिला कि स्नैच इवेंट में 89 किलोग्राम का वेट इन्होंने उठाया। मुझे पता लगा यार कि ये स्नैच इवेंट होता क्या, 89 किलोग्राम उठा लिया, ये तो अच्छी बात है। 89 किलोग्राम का वेट दोस्तों इन्होंने उठा लिया, ठीक है, ये वजन उन्होंने उठा लिया, ये अच्छी बात है। स्नैच इवेंट होता क्या है? तो पता चला स्नैच इवेंट में होता क्या है, कोई चीज ऐसे उठाते जब है ना, तो स्नैच इवेंट में डायरेक्टली उठा लिया जाता है। डायरेक्टली इसको क्या किया जाता है दोस्तों, जैसे ऐसे मान लीजिए उठाया और एक बार में ऐसे पूरा जो है वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, रॉड जो होता है जिसमें दोनों तरफ वजन लगा होता है, उसको एक बार में उठा लेते हैं, ये होता है दोस्तों स्नैच इवेंट। इसी तरह होता है क्लीन एंड जर्क। क्या होता है दोस्तों? क्लीन एंड जर्क, ठीक है। उसमें 116 किलोग्राम इन्होंने उठाया, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लीन एंड जर्क। ये और बहुत खतरनाक भी होता है, तो इसमें 116 किलोग्राम का वजन इन्होंने उठाया। ये क्लीन एंड जर्क दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस तरह पकड़ते हैं, पहले यहां लाके होल्ड करते हैं, कंधे के पास उसको होल्ड करते हैं और उसके बाद दूसरे बार में ऊपर करते हैं। तो ये दो अलग अलग गेम, मतलब गेम का हिस्सा एक ही है, लेकिन ये दो अलग अलग तरह का टाइप होता है। तो ये दोनों टाइप में 89 और 116 को जोड़ देंगे तो कुल वजन जो इन्होंने उठाया 205 किलोग्राम उठाया। कुल भारोत्तोलन का वजन कितना था? कुल वजन जो इन्होंने उठाया, ये आप जोड़ देंगे दोनों को तो 205 केजी आ जाएगा। तो आप इन चीजों को भी याद रखेंगे, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा जब सवाल सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। अब सवाल आपके साथ खेलते हैं, तो आप भी उनके साथ खेलना सीख जाइए, ये आप याद रखिए। तो स्नैच इवेंट और क्लीन एंड जर्क की आपको पता होगा, ठीक है। ये चीजें आपको जनरली लिखा हुआ हर जगह मिल जाएगा, कोई समझाएगा नहीं कि होता क्या है। जानिए ना, आप करंट अफेयर पढ़ने आए भाई, तो कम से कम कुछ एक्स्ट्रा जानते रहिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं तो अपनी जगह ठीक है। हमने अभी यूट्यूब पर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको लेक्चर देना शुरू किया है, और ये हमारा 550 लेक्चर कवर हुआ है। आप सोच रहे होंगे 550 दिन लग गया पढ़ाने में। 2 साल से मैं इसको पढ़ा रहा हूं, अब तक 8 विषय कवर करा चुका हूं, धीरे धीरे करके, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 16,500 सवाल आपको पढ़ा दिया, और ये सब कुछ फ्री में पढ़ाया हूं। तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं सीधे। अगला सवाल दे रहा है, तीसरे विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 का आयोजन दोस्तों कहां पे हुआ? ये तीसरा विश्व रक्षा प्रदर्शनी आयोजित किया गया, और इसका आयोजन कहां पे हुआ दोस्तों? तो थाईलैंड में नहीं हुआ है, इंडोनेशिया में नहीं हुआ है, इसका आयोजन हुआ दोस्तों सऊदी अरब में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या यहां पर है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका आयोजन कहां पे हुआ, तो बताएगा इसका आयोजन हुआ है सऊदी अरब में, ठीक है। सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, जी हां दोस्तों, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी कहां पर दोस्तों? तो रियाद है। कहां पर दोस्तों? इसकी राजधानी कहां पर है? रियाद इसकी राजधानी है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, भारत की तरफ से हिस्सा किसने लिया? अब जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो बच्चा सोचेगा कि रक्षा वाली बात हो रही है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनको भेज दिया जाए। गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं, ठीक है। हिस्सा दोस्तों भारत की तरफ से, या भारत का प्रतिनिधित्व दोस्तों किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व, ठीक है, भारत का
प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो यहां पर इसका भारत का प्रतिनिधित्व किया रक्षा राज्य मंत्री ने, ठीक है। जो कौन है? रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी हैं, उन्होंने किया है, ठीक है। तो संजय सेठ ने किया है, संजय सेठ ने किया है। और ये कौन है? रक्षा राज्य मंत्री, ठीक है, रक्षा राज्य मंत्री हैं, इनको दोस्तों भेजा गया। और भी सेना के कई सारे अधिकारी भी गए हैं और ये वहां गए हैं। तो वहां पर एक 400 वर्ग मीटर में दोस्तों एक भारतीय पवेलियन बना हुआ है, उसका उद्घाटन भी ये जाकर करेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, इनके द्वारा वहां पर एक उद्घाटन भी किया जाना है। किसका उद्घाटन होगा दोस्तों? तो 400 वर्ग मीटर, किलोमीटर मत लिख दीजिएगा, ठीक है, 400 वर्ग मीटर में, ठीक है, भारतीय पवेलियन बनाया गया वहां पर, भारतीय पवेलियन, ठीक है, भारतीय पवेलियन। इसका दोस्तों उद्घाटन जो है संजय सेठ के द्वारा किया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ये पहला भारतीय पवेलियन है जो वहां पर बनाया गया है, तो इसका उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। सऊदी अरब फिलहाल आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और आगे आइए, करा है कि अगला सवाल, करा 2026 में विंटर ओलंपिक हो रहा है। विंटर बड़ा खतरनाक शब्द दिया, और अच्छा लिखता तो लिख देता शीतकालीन, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। कि मेजबानी दोस्तों कौन सा देश कर रहा है? तो कर रहा है स्विट्जरलैंड मेजबानी कर रहा है, नहीं, जर्मनी नहीं, फ्रांस नहीं, इसकी मेजबानी कर रहा है दोस्तों इटली। 2026 में जो इस बार शीतकालीन गेम होने वाले, इसी फरवरी में आयोजन इसका किया जा रहा है, ये आपका इटली दोस्तों इसकी मेजबानी कर रहा है, ये आप याद रखेंगे। आइए हम यहां कुछ और बातें कर लेते हैं। तो पहले आप यही लिख लीजिएगा, शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो है, ठीक है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों? तो इसकी मेजबानी कर रहा है इटली। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे सर इटली का कौन सा शहर? तो इस बार कोई शहर नहीं चूज किया गया दोस्तों, इस बार ये मल्टी सिटी मॉडल पर ये गेम जो है आधारित है, मतलब कई सारे शहरों में होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मल्टी सिटी मॉडल, ठीक है, मल्टी सिटी मॉडल, ठीक है, यानी कई शहरों में आयोजन, ठीक है, कई शहरों में आयोजन। इसका आयोजन दोस्तों कई सारे शहरों में होने वाला है, इसलिए किसी एक जगह का नाम यहां पे नहीं है। और ये जो शीतकालीन ओलंपिक होता है, इसमें बर्फ से संबंधित दोस्तों बहुत सारे गेम खेले जाते हैं, बर्फ पर खेले जाते हैं, जैसे स्कीइंग हो गया, स्केटिंग हो गया, ये सारे गेम दोस्तों इसमें होते हैं। और इस बार कितने खेल को शामिल, अच्छा 25वां है, ये भी याद रखेगा। और इसमें कुल 16 खेल को शामिल किया गया है, ठीक है, 16 खेल 2026 में 25वां है, ठीक है, लिखिए यहां पे, ठीक है, ये 25वां शीतकालीन ओलंपिक है, ठीक है, 25वां शीतकालीन ओलंपिक है, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक है। और इसमें कुल कितने खेल खेले जाएंगे दोस्तों? तो कुल 16 खेल, ठीक है, कितने खेल? कुल 16 खेल को यहां शामिल किया गया है, कुल 16 खेल को यहां शामिल किया गया है, ये आप याद रखेंगे। भारत की तरफ से दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, भारत की तरफ से 2 प्लेयर हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप समझें कि भारत की तरफ से दोस्तों कौन जा रहा है, तो भारत की तरफ से 2 प्लेयर जा रहे हैं दोस्तों। एक लोग का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, ये राज्यपाल साहब को मत समझ जाइएगा, आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल भी है, ठीक है, तो उनको मत समझिएगा। आरिफ मोहम्मद खान एक प्लेयर हैं और ये क्या खेलने जा रहे हैं दोस्तों? ये अल्पाइन स्कीइंग खेलने जा रहे हैं, ठीक है, अल्पाइन स्कीइंग, ठीक है, स्कीइंग खेलने जा रहे हैं दोस्तों। ये अल्पाइन स्कीइंग क्या होता है? देखिए बर्फ पर फिसलना होता है, लेकिन बीच बीच में दोस्तों आपको वो पड़ा होता है, जैसे कोई पॉइंटर गड़े होते हैं, उसकी बीच से आपको निकलना होता है, भागना होता है, ठीक है। तो ये उस टाइप का गेम है अल्पाइन स्कीइंग। इसी तरह से एक क्रॉस कंट्री स्कीइंग है, वो अलग है। क्रॉस कंट्री स्कीइंग जो दोस्तों इसमें जो जा रहे हैं उसका नाम लुंडुप है, उनका नाम ही दोस्तों थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, तो लुंडुप याद रखेगा, स्टांजिन लुंडुप, ठीक है, स्टांजिन थोड़ा सा अजीब नाम है, स्टांजिन लुंडुप, ठीक है, लुंडुप याद रखेंगे, ठीक है, ये हिस्सा ले रहे हैं। और ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग है, ठीक है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग। देखिए यही वो सारी चीजें हैं जो आपको बाहर नहीं मिलता और स्टडी 91 पर ये चीजें समझाई जाती हैं। दौड़ना जानते हैं, जैसे आप अकेले दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के लिए कोई खांचा बना होगा कि आपको इसी के अंदर से दौड़ना है। तो अगर आप जमीन पे दौड़ रहे हैं, बस उसी चीज को समझिए कि बर्फ पर फिसलना है, तो ये हो गया अल्पाइन स्कीइंग। लेकिन मान लीजिए दौड़ में एक साथ 7-8 लोग दौड़ रहे हैं,
तब दोस्तों अलग अलग खांचा तो बना होता है, लेकिन उसमें दौड़ने वाले हमेशा क्या करते रहते हैं, आपके दाएं से आपके बाएं से आपको हमेशा पीछे भी करते रहेंगे, तो लोग आगे भी दौड़कर निकलेंगे। तो ये जो क्रॉस कंट्री स्कीइंग है ना, इसमें ढेर सारे स्कीइंग वाले उतर जाते हैं, पूरा भीड़ है और लोगों को अब एक दूसरे से बच के भागना पड़ता है और आगे जाके एकदम आगे निकलना पड़ता है। इसको बोलते हैं क्रॉस कंट्री स्कीइंग। ये जैसे एक साथ झुंड में ढेर सारे दौड़ रहे हैं ना, उसी तरह से भी होता है, बस वो बर्फ पर स्कीइंग करते हुए होता है, ये अंतर होता है। तो ये दो खेल में शामिल हो रहे हैं जो दो भारतीय हैं, इनको कम से कम आप याद रखिए। 16 खेल हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन सब ये शीतकालीन ओलंपिक में जितने खेल हैं सब ऐसे ही हैं, सब बर्फ से संबंधित ही खेल हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि नीति आयोग ने किस राज्य को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया दोस्तों। क्लीन एनर्जी हब, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों नीति आयोग की बात कर लीजिए, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग की बात कर लीजिए दोस्तों। सवाल यह है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। 2035 तक किसे क्लीन एनर्जी हब बनाया जा रहा है दोस्तों, ये सवाल दिया है ना, तो याद रखेंगे वर्ष चुना गया यहां पर 2035 को, ठीक है, और यह कहा जा रहा है कि 2035 तक क्लीन एनर्जी हब आंध्र प्रदेश को बनाया जाएगा, ठीक है। क्लीन एनर्जी हब जो है वो किसे बनाया जाएगा दोस्तों? वो आंध्र प्रदेश को बनाया जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश को बनाया जाएगा। ऐसा दोस्तों टारगेट किया गया, तो यहां पर जो आपका उत्तर होगा ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब यहां पे रुकिए, अब 1 मिनट और मेरी बात सुनिए। केवल इतना ही नहीं कहा गया, यहां पर एक लाइन और कहा गया कि आंध्र प्रदेश में हम क्लीन एनर्जी हब भी बनाएंगे और यहां पर एक ग्रीन अमोनिया परियोजना भी दोस्तों लगाई जाएगी। यह भी इसी के साथ कहा गया, लेकिन खाने वाले इस बात को खा गए, ठीक है। क्या कहा गया यहां पे? ग्रीन अमोनिया परियोजना, ठीक है, ग्रीन अमोनिया परियोजना भी यहां शुरू की जाएगी। यह बात भी दोस्तों कही गई, लेकिन कहीं पर यह बात आपको सुनने में नहीं मिलेगा। आप पढ़िए इसको जाके, नहीं मिलेगा। और इसी से संबंधित नीति आयोग ने लखनऊ की बात भी किया। हां, लखनऊ। अब आप कहेंगे सर लखनऊ तो उत्तर प्रदेश में है, हां, लखनऊ तो उत्तर प्रदेश में है। इस संबंध में दोस्तों क्या है दोस्तों, इसी क्लीन यहां एक बात कहा गया कि लखनऊ में एक वो बनाया जाएगा, जैसे जो क्लीन एनर्जी हब यहां बन रहा है ना, उसी तरह से क्लीन एनर्जी जो है यहां क्लीन टेक हब दोस्तों यहां बनेगा। लखनऊ में पहला क्लीन टेक हब बनेगा, क्लीन टेक हब बनेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से ये ग्रीन अमोनिया परियोजना था, उसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल यहां किया जाएगा, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल यहां पे किया जाएगा। ये भी चीजें दोस्तों इसी के साथ आपको याद रखनी है। तो कुछ नया है वो याद रखेंगे, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर तरीका है चीजों को पढ़ने का, समझने का। थोड़ी सी क्लास मेरी आजकल लंबी हो रही तो बच्चा सोच रहा है बड़ा लंबा हो रहा है करंट अफेयर। अरे भाई लंबा हो रहा तो फैक्ट भी तो ज्यादा मिल रहा है आपको। अगर आप चाहते हैं सारी बातें ना बताऊं तो बता दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि नई सामरिक शस्त्र कटौती, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है एकदम, मतलब ये हट गया, समझो कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत की ये चाबी है, ये सवाल चाबी है की है। कैसे? सुनो, नई सामरिक शस्त्र कटौती संधि, न्यू स्टार्ट, ठीक है, से कौन से देश बाहर हो गए? पहले समझिए क्या है दोस्तों। ये एक संधि था, एक समझौता था, एक समझौता हुआ था जिसमें बहुत सारे देश शामिल किए गए थे। उस समझौता का नाम था न्यू स्टार्ट। क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम था न्यू स्टार्ट, ठीक है। ये जो न्यू स्टार्ट समझौता था, इसके तहत हर एक देश शस्त्र कटौती करते थे। देखिए सबके पास परमाणु बम है, लेकिन नियम के अनुसार कहा गया कि नहीं भैया ज्यादा परमाणु बम नहीं रखना है, सब एक्टिव करके मत रखिए, कुछ ही रखिए, आपको अपनी सुरक्षा प्यारी है तो कुछ ही रखिए। तो सबके पास कितना रॉकेट होना चाहिए, कितना बम होना चाहिए, कितने हथियार होना चाहिए, जो जो इस संधि में था उसके लिए बाउंडेशन था, ये आपको मानना पड़ेगा। इतना ही है। संजोग देखिए 5 फरवरी को यह संधि समाप्त हो गया।
इसका वैलिडिटी खत्म हो गया, ये कहना चाह रहा हूं। अच्छा, ये समझौता हुआ कब था? हुआ था 2010 में हस्ताक्षर हुआ था, बाद में इसको विस्तार करके 2026 तक लाया गया था। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता हुआ था 2010 में हस्ताक्षरित, 2010 में हस्ताक्षर 2010 में हुआ था, और 2026 तक विस्तार। ठीक है, 26 तक इसका विस्तार था, लेकिन 5 तारीख को यह समझौता समाप्त हो रहा है। ठीक है, 5 फरवरी 2026 को यह समझौता क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो गया। ठीक है, खैर और एक जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर मैं बात करूं रूस की, तो रूस दोस्तों इस समझौते से 2023 में ही अपने आप को रूस ने क्या कर दिया था? बाहर कर दिया था कि मुझे समझौता नहीं मानना है, यह कह दिया था। अब फिलहाल जब ये संधि ही समाप्त हो गया, समझौता ही समाप्त हो गया, तो इसमें और देशों को आजादी मिल गई है, और इससे बाहर निकलने वाले जो देश हैं वो अमेरिका और रूस हैं। अब यह हो रहा है कि क्या यह संधि फिर से होगी? अगर नहीं हुआ तो जो बाउंडेशन था कि नहीं इतना ही बम रखना, इतने बंदूक रखना, इतने गोली रखना, इतने मतलब बंदूक गोली पे नहीं बात था परमाणु बम का, बात था बैलिस्टिक मिसाइलों का। अब ज्यादा इधर उधर की बोलूंगा तो आप समझेंगे लेवल हाई हो रहा है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से बोलता हूं कि चीजें पहले याद हो जाएं आपको। ठीक है, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, तो ये जो खतरनाक मिसाइलें होती हैं, खतरनाक बम हथियार जो हैं, उन पर बाउंडेशन था। अब ये 2 देश हो गए बाहर, तो क्या आगे मानेगा? रूस तैयार होगा, अमेरिका तैयार होगा कि संधि में फिर से आए? क्योंकि अभी जो खींचातान की स्थिति बन रही है, हमें तो नहीं लग रहा है कि ये लोग मान लेंगे। जब तक एक बार लड़ नहीं लेंगे, जब तक एक बार तीसरा विश्व युद्ध हो नहीं जाएगा, तब तक ये मानने वाले लोग नजर नहीं आ रहे हैं। मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अमेरिका चाह रहा है कि चीन भी इस समझौता में शामिल हो जाए। ठीक है, अमेरिका की इच्छा क्या दोस्तों? अमेरिका की इच्छा है कि इस समझौते में चीन भी शामिल हो। ठीक है, चीन भी शामिल हो। ठीक है, चीन भी शामिल हो, ये दोस्तों अमेरिका चाह रहा है। अब बताइए, ठीक है, अब चीन मानेगा इस बात को कि नहीं मानेगा, वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति कैसी हो जानिए, अभी स्थिति बड़ी दयनीय है। यह समझौता कहीं ना कहीं लोगों को रोक रहा था, एक बंधन बन रहा था, लेकिन अब ये बंधन टूट गया है, तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए और आगे चलता हूं लिवा करके। अगला दे रहा दोस्तों, औपचारिक रूप से ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र। ठीक है, ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र, जिसे BCIC कहा जाता है। करा BCIC में कौन सा देश अभी हाल ही में शामिल हुआ है? वैसे जब आप दोस्तों ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ब्रिक्स में BRICS, ब्रिक्स में दोस्तों ये पांच देश थे। शुरुआत समय में ये जो ब्रिक्स था, इसमें कितने देश थे दोस्तों? इसमें 5 देश थे। वो 5 देश दोस्तों कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। तो बी फॉर क्या हो गया दोस्तों? अलग पेन से लिखते हैं। बी फॉर हो गया ब्राजील, बी फॉर हो गया ब्राजील। ठीक है, फिर उसके बाद आर है, आर फॉर हो जाता है रूस यानी रसिया। फिर आई है, आई का मतलब हो जाता है इंडिया यानी भारत। फिर सी है, सी का मतलब हो जाता है चाइना यानी चीन। फिर यस है, यस मतलब हो जाता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये दोस्तों कुल पांच देश यहां पर थे, 5 देशों का एक संघ था। ब्रिक्स की स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो अभी ब्रिक्स की स्थापना 2001 में हुआ है। ब्रिक्स कब बना दोस्तों? ये ब्रिक्स, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुआ है 2001 में। ठीक है, अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। ये जो BCIC दे रहा है, BCIC में अभी तक भारत शामिल नहीं था। इस बार दोस्तों BCIC में ये भारत शामिल हो गया है। ये BCIC है क्या? ये एक तरह से उद्योग हेतु नया मंच है। ठीक है, उद्योग हेतु एक तरह का मंच प्रदान करता है। इससे दोस्तों कहीं ना कहीं व्यापार वृद्धि होगी। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों? कहीं ना कहीं व्यापार वृद्धि होगी। तो भारत को BCIC में दोस्तों शामिल कर लिया गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा 2026 में जो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, उसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये आगे का सवाल है दोस्तों, आगामी। ठीक है, याद रखेगा, आगामी ब्रिक्स सम्मेलन। ठीक है, आगामी ब्रिक्स सम्मेलन जो है दोस्तों, ठीक है, आगामी ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा 2026 में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा दोस्तों, या कहां पर इसका आयोजन होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। अगला ब्रिक्स सम्मेलन जो होने वाला भारत में होने वाला है, याद रखेंगे। एक सवाल आता है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहां है?
क्या सवाल आता है? सवाल आता है कि बताइए ब्रिक्स का हेड क्वार्टर कहां पे? देखिए ब्रिक्स कोई संस्था थोड़े कि आप इसका हेड क्वार्टर खोज रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स का अगर मुख्यालय कभी आपसे पूछे, मुख्यालय, तो याद रखिएगा ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है। ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है। दिमाग में पहले बात डालिए, जो समझा लगे गूगल सर्च करने, बन जाओ गुरु, या तो आप ही गुरु बन जाए तो मुझे समझा लेने दो। भाई समझा रहा हूं, ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है। ब्रिक्स के द्वारा एक बनाया गया था एनडीबी। क्या बनाया गया था? एनडीबी। एनडीबी इसे हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक था दोस्तों, ठीक है, इसका मुख्यालय था, और इसका मुख्यालय था, उसी को दोस्तों लोग अपना लोग किसका समझ लेते? लोग ब्रिक्स का समझ लेते। ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं, मुख्यालय एनडीबी का है। और वो दोस्तों कहां पर है? एनडीबी का संघाई में है। संघाई दोस्तों कहां पे है? संघाई चीन में है। चीन की राजधानी बीजिंग है, संघाई यहां पर है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, कितने कुल देश? अब ब्रिक्स के देश दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये 5 देश से इनकी संख्या दोस्तों बढ़ गई है। याद रखेगा 11वां देश जो है इंडोनेशिया शामिल हुआ है। धीरे धीरे हमारे ब्रिक्स में भी बहुत सारे देश आ गए हैं, ठीक है। तो एक नाटो का अल्टरनेट बनाने की कोशिश की जा रही है, या G7 या G20 के एक अल्टरनेट के रूप में ब्रिक्स निकल कर आ रहा है। तो इसका 11वां देश इंडोनेशिया बना है। पहले 5 था, अब संख्या बढ़ गया है। आप नहीं चाहते मैं सारी बातें आपको बताऊं? कल को ये 5 तो हर बच्चा जानता है, 11 किसी बच्चे को नहीं पता है। 11 नहीं, आपको भी नहीं पता था 11, आज पता चला कि 11वां देश इंडोनेशिया है। आप किसी से पूछ के देखो ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या कितनी है, बच्चा 5 ही बताएगा। 5 से ज्यादा जिंदगी बढ़ा ही नहीं उसका। बढ़िए, आप नई नई चीजों को जानिए, जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें हैं, जैसे मुख्यालय वाली बात पूछिए ना, फटाक से हर व्यक्ति संघाई देगा। पूछना ब्रिक्स का मुख्यालय नहीं, फिर से जाके पढ़ लो। ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है, एनडीबी का मुख्यालय है, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों आप याद रखेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल है। और आगे चलते हैं, और आगे चलने पे तो क्लास ही खत्म हो गया। अंतिम सवाल सा लगता है, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा आपको पढ़ करके? करंट अफेयर पढ़िए, मुझसे पढ़ेंगे तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मैं शॉर्टकट में कोई काम नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता। या तो मैं नहीं पढ़ाता हूं, या तो मैं बढ़िया पढ़ाता हूं। दो ही चीज मुझे आती है। नहीं पढ़ाना होता है तो कई बार ऐसा होता है कि महीनों महीनों नहीं पढ़ाता हूं ना। कोई काम करो तो मन से करो या मत करो। मैं आपको भी कहता हूं, पढ़ो तो मन से पढ़ो, नहीं मन लग रहा है तो अनायास का कॉपी किताब लेके बैठकर दिखावा बिल्कुल मत करो, ठीक है। और एक बार मौका दो हमारे पेड कोर्स में, पढ़ के देखो, डेमो पढ़ के देखो। ये इतनी सारी क्लास हैं, कंप्लीट हिस्ट्री का बैच है, हिंदी का बैच है, संविधान का बैच है। जिस प्राइस में हम संविधान पढ़ा रहे हैं, भारत में कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको, कोई भी नहीं पढ़ाने वाला। सिंगल कोचिंग बता देना, इससे सस्ते में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। क्वालिटी कंटेंट भी मैच कराना, ये मत कहना सर उनके यहां और सस्ता है, तो क्वालिटी भी मैच करा लेना, नंबर आप क्लास मैच करा लेना, तब डिसाइड करना। और हम तो कह रहे हैं डेमो देख लेना, डेमो देखने से भी बहुत कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। पीडीएफ दोस्तों आपको चाहिए तो स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसी पे आपको फ्री कोर्स का सेक्शन मिल जाएगा, उसी में आपको पीडीएफ दे दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।